प्रणाम मित्रों। कश्मीर में पूरे 10 साल के बाद चुनाव होने जा रहे हैं। यह चुनाव 18 सितंबर, 28 सितंबर और 1 अक्टूबर को होने जा रहे हैं। धारा 370 हटने के बाद यह चुनाव कराया जा रहा है। तो धारा 370 हटने के बाद आतंकवाद में जो कमी आई है, यह कमी और कम होगी क्या? और सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यह है कि इन चुनावों के बाद जो भी सरकार आती है उसका आतंकवाद को लेकर क्या स्टैंड रहेगा। और सबसे बड़ा प्रश्न तो यहाँ पर यह उठता है, चुनाव के कुछ घंटे पहले इंजीनियर राशिद को क्यों रिहा कर दिया गया, जबकि उसके ऊपर आतंकवादियों की सहायता देने का आरोप है। इसका चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसमें क्या फैक्टर आने वाले हैं, और अलगाववादियों वर्सेस जो चुनाव के अदर कैंडिडेट हैं, जो चुनाव में अदर लोग लड़ रहे हैं, इसका प्रभाव जम्मू कश्मीर की राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इन्हीं सभी बिंदुओं पे हम लोग इस वीडियो में चर्चा करते हैं। तो आप सभी मित्रों का मेरे यूट्यूब चैनल मेरे विचार में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे विचार आपको मिलते रहे। मेरे विचार ही मेरी पहचान है और आपका साथ होना मेरे लिए बहुत आवश्यक है। भारत सरकार द्वारा 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर अधिनियम 2019 लाया जाता है और उसे दोनों सदनों में पारित किया जाता है। इसको पारित होने के बाद पूरे जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A हट जाती है, जिसमें कि यह होता है कि उनको अलग प्रकार से एक स्वायत्तता दी गई होती है, उनका अलग झंडा होता है। यह सब सारी चीज़ें खत्म कर दी जाती है, उन्हें एक अखंड भारत में शामिल कर लिया जाता है। अब वह एक अखंड भारत के हिस्सा हैं। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के फिजा में विकास की लहर दिखाई देने लगी। टेररिज्म से टूरिज्म की तरफ लोग जाने लगे। लेकिन टेररिज्म को लेकर यहाँ पे एक बड़ा सवाल यह उठता है कि इसका अंत कब क्या होगा, इसका अंत कैसे किया जाएगा, क्योंकि आतंकवादियों ने अपनी नीति बदल दी है। उन्होंने कश्मीर को अब छोड़कर अपना टारगेट जम्मू कश्मीर के जिलों को कर लिया हुआ है। अभी हाल की घटनाओं से यह सिद्ध होता है कि उन्होंने अपनी नीति चेंज की हुई है। उन्होंने कश्मीर में कोई घटनाएं नहीं कर रहे हैं, लेकिन जम्मू में उन्होंने घटनाओं को, जम्मू से लगे आसपास जिलों में उन्होंने अपनी घटनाओं को बढ़ा दिया है। तो आने वाले वक्त में जो चुनाव होता है उस पर पार्टियों का क्या स्टैंड होता है, यही अब देखना होगा। और एक नए जम्मू कश्मीर को बनाने के लिए सभी पार्टियों ने यह निर्णय लिया हुआ है कि अब की बार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, जिसमें कि प्रमुख रूप से जो पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी, ये सभी अपने साथ में एक जादू का पिटारा लेके आ रही हैं। जो जादू का पिटारा है उसको मैनिफेस्टो कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि इनकी मैनिफेस्टो में क्या क्या बातें हैं, यह जनता के लिए कौन कौन सी नीतियां लाते हैं और इनकी नीतियों से क्या क्या लोगों को फायदा है। यही सब हम इन बिंदुओं पर आज हम लोग गहनता से विचार करेंगे। पहली पार्टी जो कि मैनिफेस्टो अपना लेके आती है वह लेके आती है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी। पीडीपी यह कहती है कि वह धारा 370 और 30A को पुनः जम्मू कश्मीर में वह लागू करवाएंगी। वह जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगी, पंचायती राज को मजबूत करेंगी, महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगी, टूरिज्म को वह बढ़ावा देंगी और नए नए रोजगारों का वह बढ़ावा देंगी। 200 यूनिट वह बिजली फ्री में देंगी। और इसके अलावा भी वह बहुत सारी बातों को कहती हैं, लेकिन वह एक बात अलग कहती हैं सबसे, कि वह पाकिस्तान से इसके बारे में बात करेंगे, जो टेररिज्म बढ़ रहा है यहाँ पर उसको कैसे कम किया जा सकता है। और लगभग इसी तरह की बातें नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी है। सारी चीज़ें वही हैं जो पीडीपी कह रही है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला आगे भी यह जो कहते आए हैं कि वह पाकिस्तान से टेररिज्म के बारे में बात करेंगे, वह इस बात पे अड़िग हैं और इसी बात को वह दोहरा रहे हैं कि वह भी पाकिस्तान से बात करेंगे कि टेररिज्म को कैसे समाप्त किया जाए। यहाँ पर कांग्रेस भी अपना मैनिफेस्टो लेके आती है, लेकिन वह अपने मैनिफेस्टो में वही बातें कह रही हैं जो बातें पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में कांग्रेस का गठबंधन है और कांग्रेस ने जो यहाँ पर अपनी थीम दी हुई है वह कह रहे हैं एम्पावरिंग द पीपल, एम्पावरिंग द जम्मू कश्मीर, यूनिटी, इक्वलिटी एंड डेवलपमेंट। बीजेपी भी अपना मैनिफेस्टो लेके आती है और उसमें वह नारा देती है, एक जम्मू कश्मीर, एक विकास, सबका साथ, सबका विकास। और बीजेपी के जो मैनिफेस्टो में
जो सबसे अलग बातें जो कही गई हैं वह यह बात है कि वह टेररिज्म पे जीरो टॉलरेंस रखेगी। टेररिज्म पर वो किसी तरह का कोई बढ़ावा नहीं देगी, किसी से कोई बात नहीं होगी। वह राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि रखा जाएगा। सबसे पहले राष्ट्र की सुरक्षा, तब जम्मू कश्मीर का विकास किया जाएगा। और जो 370 और 30A जो हटाया गया है उसको एज इट इज़ रखा जाएगा और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाया जाएगा। सभी अपने मैनिफेस्टो को बेस्ट बता रहे हैं, तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसका मैनिफेस्टो बेस्ट है, कौन लोगों की जन आकांक्षाओं पे खरा उतरता है। यह तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे गठबंधन भी चालू हैं, जैसे कि एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन। 87 सीटों पे यह गठबंधन होता है, जिसमें कि 51 सीटों पे एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी के 32 सीटों पे कांग्रेस लड़ती है। एक सीट पैंथर पार्टीज को और एक कम्युनिस्ट पार्टी को दिया गया है और 5 सीटों पे फ्रेंडली फाइट हो रही है। ये फ्रेंडली फाइट क्या होती है? राजनीति में पहली बार ये देखा जाएगा कि ये फ्रेंडली फाइट है, कि जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दोनों भी लीडर लड़ेंगे। यह कैसी राजनीति है? यह कैसा गठबंधन है? और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी केवल 59 सीटों पे लड़ रही है। ऐसा क्यों? यह बात तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता ही बता सकते हैं। और पीडीपी तो पूरे सीटों पे लड़ने जा रही है। यह उनका मत है कि वह पूरी सीटों पे लड़ेंगे और बिना किसी गठबंधन के लड़ेंगे। अब आइए मित्रों, जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में कुल कितनी सीटें हैं। जम्मू कश्मीर में कुल 90 सीटें हैं, जिसमें कि कश्मीर में 47 सीटें और जम्मू में 43 सीटें हैं और 9 सीटें एसटी के लिए और 7 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। और कुल मतदाताओं की संख्या है 80 लाख। 80 लाख लोग इस चुनाव में भाग लेने वाले हैं। इसके पूर्व में 2014 में पीडीपी और बीजेपी की गवर्नमेंट रही थी, लेकिन दोनों अलग विचारधारा की दोनों पार्टियां थी। दोनों ही अवसरवादी पार्टियां थी। उन्होंने अवसर देख करके अपना सरकार बनाया था। धारा 370 और 30A पर उनकी कोई एक विचारधारा न बनने के कारण यह गठबंधन टूट जाता है और इसके बाद 2019 में धारा 370 हटा ली जाती है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में एक और पार्टी की एंट्री होती है और एक और खिलाड़ी की एंट्री होती है कि जिसका नाम है राशिद अहमद शेख। लोग उसे प्यार से इंजीनियर राशिद बुलाते हैं और पिछले 5 सालों से वह तिहाड़ जेल में आतंकवादियों की सहायता करने के आरोप में बंद हैं। और लेकिन चुनाव के कुछ घंटे पहले ही इंजीनियर राशिद को रिहा कर दिया जाता है और वह गठबंधन करते हैं जमाते इस्लामी पार्टी को, जिसको कि प्रतिबंधित कर दिया गया था। जो अपना आखिरी चुनाव उन्होंने 1987 में लड़ा था, अब जाके उन्होंने इंजीनियर राशिद की पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी के साथ में वो गठबंधन करते हैं और इसमें वह कुल 34 सीटों पे जो इंजीनियर राशिद की पार्टी है वह लड़ती है और बाकी के 7 सीटों पे जमाते इस्लामी लड़ती है। और यह दोनों जो पार्टियां हैं वह इस अलगाववादी विचारधारा की हैं। वह पाकिस्तान से टेररिज्म पे बात करना चाहती हैं। वह पाकिस्तान से यह कहना चाहती है कि वो टेररिज्म को कम करे। वह जम्मू कश्मीर को एक अलग देश का दर्जा दिलवाना चाहती हैं। जैसे ही जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में इंजीनियर राशिद की एंट्री होती है और वो भी जमाते इस्लामिया से गठबंधन करते हैं, तो सारी पार्टियां पीडीपी, एनसी, कांग्रेस या एक सुर से चिल्लाना चालू कर देती हैं कि ये तो वोट कटुआ है, ये मुसलमानों का वोट काटने के लिए आए हैं। और फारूक अब्दुल्ला साहब तो कहते हैं कि यह एक बीजेपी के प्रॉक्सी हैं, ये बीजेपी के द्वारा खड़े किए गए मुसलमानों का वोट काटने के लिए केवल आए हुए हैं, इनका चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि इंजीनियर राशिद ने फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला को लोकसभा चुनाव में हराया था और हरा के वो सांसद बने हुए हैं। तो इतना बड़ा जो नेता है, तो क्या वह वोट कटुआ होगा? वह मुसलमानों का और वहाँ के जम्मू कश्मीर के बारे में बात करते हैं, वह जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता के बारे में बात करते हैं। तो इसलिए उनको लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है और भारी समर्थन मिलने के कारण ये पार्टियों के बीच में खलबली मच गई है। कश्मीर में जो एक बात जो सुर से सुनाई दे रही है वह ये सुनाई दे रही है कि धारा 370 को और 35A को
यहाँ पर फिर से लागू किया जाए और जो लोग जेलों में बंद हैं, जो लोगों पे केवल आरोप लगे हैं बंद हैं, उनको छुड़ाया जाए। यह लोगों की वहाँ पर मांग है। यह तो आने वाले भविष्य में जो पार्टी जीतती है उस पर क्या वो स्टैंड लेती है, यह देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो जम्मू और कश्मीर और पूरे भारत के लिए है, कि वह यह है कि जो दशकों से आतंकवाद चला आ रहा है, उस आतंकवाद को कैसे खत्म किया जाएगा, कैसे शांति की जाएगी, कैसे जम्मू कश्मीर को स्वर्ग बनाया जाएगा। यह सबसे बड़ी बात है। क्योंकि पार्टियां तो आ रही हैं, सरकारें तो बन रही हैं, लेकिन आतंकवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। रोज कहीं ना कहीं हत्याएं सुनने को मिलती हैं, अपने सैनिकों के शहीद होने की खबरें आती रहती हैं। तो यह खबरें बंद हो जाएं, यह वहां से और वहां से सेना का डिप्लॉयमेंट हो, ऐसी शांति की जाए कि वहां पे कम से कम सेना का इंटरफेरेंस हो, और सेना के सिपाही कहीं और पे जाके बॉर्डर की हमारी रक्षा करें। लेकिन यह आतंकवाद खत्म करना ही सभी पार्टियों का एक मेन मैनिफेस्टो होना चाहिए था। यह आतंकवाद को कैसे खत्म किया जाए, यह मेन मैनिफेस्टो होना चाहिए था। और सारे मुसलमानों को कोई एक विचारधारा में ला करके, एक धारा में ला करके अपने देश के विकास में लगाना है, न कि अलग अलग विचारधाराओं का फायदा उठा के केवल सरकारें बनाना रह जाए। इसलिए दो परिवारों के बारे में यह कहा जाता है कि केवल वह इसका यूज अपने सत्ता के लिए करते हैं। बीजेपी आती है और 370 और 35A हटाती है, तो उससे कुछ शांति तो आती है, लेकिन आतंकवाद पूर्णतः खत्म नहीं होता है। आतंकवाद पूर्णतः खत्म करने के लिए कूटनीतिक बातें होना जरूरी है। पाकिस्तान को यह संदेश जाना जरूरी है कि अगर आप कोई भी हमारे क्षेत्र में कोई भी आतंकवादी गतिविधि करेंगे तो उसका आपको बुरा परिणाम भुगतना होगा। तो मित्रों, आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर न केवल अपना भविष्य तय करेगा, बल्कि आने वाले वक्त में वह आतंकवाद का भी भविष्य तय करेगा। तो आप सभी के पास अगर यह मेरा वीडियो पहुंचता है जम्मू कश्मीर के लोगों, तो कृपया आतंकवाद को दूर करने के लिए आप लोग वोट करें, अपनी शांति के लिए वोट करें, अपने विकास के लिए वोट करें, अपने को एम्पावर करने के लिए वोट करें, क्योंकि पूरा भारत आपके साथ में खड़ा है। आप यह ना सोचें कि केवल आप अकेले हैं, आपके साथ में पूरा भारत खड़ा है। बस आप वोट सही लोगों को दें, अलगाववादियों को वोट न दें। जो अपने क्षेत्र के लिए विकास करना चाहते हैं उनको वोट दें और देकर उनको विजयी बनावें। धन्यवाद।